तो एवरीवन, मैं हूं सत्यम और आज हम कर रहे हैं कक्षा 12 का अध्याय 3 जिसका नाम है आव्यूह। आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ पर एक आयताकार आकृति दिख रही होगी। इसी आयताकार आकृति को हम मैट्रिक्स या आव्यूह बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं लिखी होती हैं। आयताकार शेप होता है, इसके अंदर बहुत सारी संख्या लिखी होती हैं। आपको यहाँ पर जो तिरछी लाइनें दिख रही हैं 36 रेखा में इस टाइप से, इनको हम पंक्ति बोलते हैं। और यहाँ पर जो सीधी लाइनें दिख रही हैं ऊर्ध्वाधर, इनको हम स्तंभ बोलते हैं। पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रो, और स्तंभ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉलम। हम इंग्लिश का ही यूज करेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। इसको बोलेंगे, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स में, इस आव्यूह में कितनी रो है, कितने कॉलम है, तो आप क्या लिखोगे? इसमें देखें, रो गिनेंगे तो कैसे में गिनेंगे? 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। रो यानी पंक्ति। और कॉलम कैसे में गिनेंगे? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। और यहां पर पहले रो लिख देंगे। रो की संख्या कितनी थी? 4, गुणित का निशान लगाएंगे। और कॉलम की कितनी संख्या थी? 5। तो ये 4 गुणित 5। यहां पर मैंने जो 4 गुणित 5 लिखा है ना, ये आव्यूह की कोटि कहलाती है, मतलब ऑर्डर कहलाता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इससे हमें पता चल जाता है। इससे एक बात और पता चलती है, अगर हम 4 और 5 का गुणा कर दें तो आंसर क्या आता है? 20। इसका मतलब है इसके अंदर टोटल 20 अवयव होंगे। अवयव का मतलब ये आपको दिख रहे हैं ना, ये मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। जैसे आपका परिवार होता है, उस परिवार के अंदर फैमिली मेंबर होते हैं ना, ऐसा ही आप समझ सकते हैं कि एक आव्यूह है और ये आव्यूह के अंदर इसके क्या है? फैमिली मेंबर हैं। आपको कुल मिला के मैट्रिक्स में 3 चीजें याद रखनी है। ये जो दिख रही हैं तिरछी लाइन, इनको रो बोलते हैं। इसके अंदर कितनी रो होंगी? R1, इसको बोलेंगे R1 पहली रो, इसको बोलेंगे R2 दूसरी रो, इसको बोलेंगे R3 तीसरी रो, और इसको बोलेंगे R4 चौथी रो। और ये जो खड़ी लाइनें दिख रही हैं, इनको कॉलम बोलते हैं। कॉलम यानी स्तंभ बोलते हैं। ये आपका पहला कॉलम होगा, ये आपका दूसरा कॉलम होगा, ये आपका तीसरा कॉलम होगा, ये आपका चौथा कॉलम होगा, और ये आपका 5वां कॉलम होगा। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है, इसे आव्यूह की कोटि बोलते हैं, मतलब ऑर्डर बोलते हैं। ये कुल मिला के 3 चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है किसी भी आव्यूह को समझने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली होती है, तो फैमिली में जो मेंबर होते हैं उन सबके नाम होते हैं। सबके अपने अपने नाम होते हैं ना। नहीं होंगे तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये कौन है, ये कौन है? शक्ल से तो पहचान जाएंगे, लेकिन बुलाएंगे कैसे? नाम होते हैं ना सबके अपने फैमिली मेंबर के। तो ऐसे ही ये जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो अवयव होते हैं उनके भी अपने अपने नाम होते हैं। कैसे नाम होते हैं? जैसे कि पहला जो अवयव होता है उसे A11 बोलते हैं। दूसरा जो अवयव होता है उसे A12 बोलते हैं। तीसरे अवयव को A13 बोलते हैं। इसको A14 बोलते हैं। बोलते क्यों है, उसका भी रीजन है। देखिए, ये जो अवयव है ये कौन सी रो में है? पहली रो में है और पहले कॉलम में है, इसलिए पहले रो लिखते हैं। रो फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट। अब ये जो अवयव है ना, ये कौन सी रो में है? रो तो फर्स्ट है। देखो, ये पहली रो। कॉलम कौन सा है? दूसरा कॉलम। तो पहले रो लिखते हैं, रो की संख्या। तो ये क्या है? 1 2, A12। ये कौन सी रो में है? पहली रो। और कौन से कॉलम में आ गया? तीसरे कॉलम में, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? A13। इस टाइप से हम इनके नाम देते जाते हैं। इसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं? A21। इसको A21 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कौन सी वाली रो में है? दूसरी रो में है, पहले कॉलम में है। इसे A22 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दूसरी रो में है, दूसरे कॉलम में है। इसे क्या बोलते हैं? A23, क्योंकि ये दूसरी रो में है, तीसरे कॉलम में। ऐसे इसके नाम देते जाते हैं। ऐसे ही ये कौन सी रो है? तीसरी रो है, इसलिए यहां पर मैंने लिखा है A3। और कौन सा कॉलम है? 1, तो A31 इसका नाम हो गया। इसी प्रकार ये कौन सी रो है? तीसरी रो है, और कॉलम कौन सा है? दूसरा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? A32। ऐसे ये तीसरी रो तीसरी कॉलम वाला अवयव है। ऐसे ये तीसरी रो चौथे कॉलम वाला अवयव है। ऐसे ही हम नाम देते जाते हैं। ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप, ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। ये कितना बड़ा मैट्रिक्स भी हो सकता है, इसमें कितनी भी रो, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसके नाम देते जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? M गुणित N। M गुणित N का मतलब, यहाँ पर M कुछ भी हो सकता है, रो कितनी भी हो सकती है, N का मतलब कॉलम, N का मतलब कॉलम भी कितने भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आव्यूह के जो अवयव होते हैं उनके नाम डिसाइड किए जाते हैं। अब चाहे तो जो आव्यूह की डेफिनेशन है वो भी लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा मैंने लिख दिया। वैसे मैंने आपको समझा दिया, तो डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, फिर भी आप लिख सकते हैं। मैट्रिक्स या आव्यूह फलनों या संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्रम विन्यास का मतलब होता है अरेंजमेंट। केवल संख्याओं का रो वाइज और कॉलम वाइज क्या होता है, इसमें अरेंजमेंट होता है।
ठीक है, आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स की संख्याओं को कोष्ठक में घेरने की 3 प्रचलित पद्धतियां हैं जो निम्नानुसार हैं। मतलब कि हम जो मैट्रिक्स है उसमें जो संख्याओं को घेरते हैं उसको हम 3 तरीके से घेर सकते हैं। इससे पहले मैंने बताया था, एक तो ये तरीका है, इसे दीर्घ कोष्ठक बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है इस तरीके से भी हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, लघु कोष्ठक। और तीसरा होता है दोहराखंड। हम जो कक्षा 12 में पढ़ेंगे हम कौन सा वाला तरीका अपनाएंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला तरीका हम अपनाएंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं आव्यूह के प्रकार। तो यहाँ पर जितने भी प्रकार के आव्यूह होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पंक्ति आव्यूह, जैसा नाम वैसा काम। पंक्ति आव्यूह मतलब रो मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह में, इसकी जो डेफिनेशन है वो है, यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति यानी क्या है, रो, एक रो हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। सांकेतिक रूप से इसे AIJ 1 गुणित n, एक 1 गुणित n कोटि का पंक्ति आव्यूह है। ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा, आप उदाहरण से समझिए पहले। देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये एक पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में क्या होता है, उसमें केवल एक पंक्ति होती है। देखिए इसमें केवल एक पंक्ति है और कॉलम कितने हैं, पंक्ति का मतलब ये सीधी सीधी लाइनें दिख रही हैं आपको, तो एक ही है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक पंक्ति। और कॉलम क्या होते हैं, जो खड़े होते हैं। तो 1 2 3, तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कॉलम। इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1 into 3। एक और देखिए इसमें कितनी रो है, एक ही रो है, एक रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 into 5। तो यहाँ पर समझेंगे तो ये जो AIJ 1 गुणित n का मतलब क्या है कि इसमें जो 1 है, इसको 1 का मतलब क्या है, रो, एक ही रो रहेगी। n का मतलब क्या है, कॉलम। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो एक ही रहेगी। और जो मैट्रिक्स होता है ना, हम उसको शॉर्ट में AIJ बोल सकते हैं। AI का मतलब क्या है, रो, और J का मतलब क्या है, कॉलम। तो इस टाइप से आप मैट्रिक्स को शॉर्ट तरीके से लिखते हैं। 1 मतलब एक रो और n का मतलब कॉलम कितने भी हो सकते हैं, इसलिए n लिख दिया, लेकिन रो कितनी होगी, 1 ही होंगी। एक एग्जांपल से और समझते हैं। यहाँ पर देखें ये C मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितनी रो है, एक ही रो है। कॉलम कितने हैं, 8। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो कितनी होती है, एक। तो इसे क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं अगला आव्यूह। ये होता है स्तंभ आव्यूह, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स। जैसे पंक्ति आव्यूह होता है बिल्कुल उसका उल्टा स्तंभ आव्यूह होता है, जिसमें केवल कितने स्तंभ होते हैं, एक स्तंभ। रो कितने भी हो सकते हैं, मतलब पंक्ति कितनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो कॉलम होता है, स्तंभ होता है, वो केवल कितना होता है, एक। देखिए आप उदाहरण समझिए, जैसे ये A मैट्रिक्स है, इसके अंदर आप रो गिनिए, पहले रो गिनते हैं फिर कॉलम। तो रो कितनी होंगी, ऐसे में गिनना है, 1 2 3 4। तो ये मैंने यहाँ क्या लिख दिया, पहले रो को लिखते हैं, रो की संख्या कितनी है, 4। और फिर मैं क्या लिखूंगा, कॉलम। तो इसमें कॉलम क्या है, केवल एक। ऐसे जो सीधी लाइनें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कॉलम। तो कॉलम कितने हैं, 1। इसको देखें जरा, ये B मैट्रिक्स है, इसके अंदर रो कितनी है, 1 2 3, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 है। इसको देखिए, इसमें कितनी रो है, 1 2 3 4 5 6 रो हैं, लेकिन कॉलम कितने हैं, सीधे जो सीधे ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो एक कॉलम है। तो ध्यान से देखा जाए तो इसमें केवल ये जो रो है ना, वो चेंज हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम कितने रहेंगे, एक ही रहेंगे। तो जिसमें एक कॉलम होता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्तंभ आव्यूह, मतलब कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसको सांकेतिक रूप में आप कैसे लिखेंगे, AIJ, M का मतलब क्या है, रो, तो रो चेंज हो सकती है, और 1 मतलब क्या है, कॉलम। कॉलम चेंज नहीं होंगे, कितने रहेंगे, 1 ही रहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, स्तंभ आव्यूह हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं शून्य आव्यूह। जैसा नाम वैसा काम। शून्य आव्यूह का मतलब होता है जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। इसके अंदर जो आव्यूह है उसके अगर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो हम उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझ सकते हैं, ये देखिए आप, इसमें सारे अवयव क्या है, 0 है। इसके सारे अवयव क्या है, 0 हैं। ये किस कोटि का आव्यूह है, इसके अंदर कितनी रो है, 1 2 रो है, 1 2 3 कॉलम है। तो ये 2 गुणित 3 कोटि का एक शून्य आव्यूह होगा। ऐसे ये 1 2 3 तो हमारी रो है, 1 2 3 3 यहाँ पर कॉलम है। तो ये 3 गुणित 3 कोटि का हमारा शून्य आव्यूह होगा। चौथा पढ़ते हैं आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है, जब पंक्तियों मतलब रो व स्तंभों मतलब कॉलम्स की संख्या समान नहीं होती।
मतलब m और n बराबर नहीं होते। m का मतलब यहाँ पर रो है और n का मतलब यहाँ पर कॉलम है। जब रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं होती ना, तो उसे हम आयताकार आव्यूह कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, हम पीछे पढ़ के आए थे, इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है क्या? नहीं है। 2 रो है 3 कॉलम है, इसलिए ये क्या होगा? आयताकार आव्यूह होगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है। और एग्जांपल से समझते हैं, इसमें देखिए 2 रो 3 कॉलम है, इसलिए ये क्या होगा? एक आयताकार आव्यूह होगा। इसको देखिए, इसमें 1 2 3 रो हैं, 1 2 3 4 कॉलम है, इसलिए ये भी एक आयताकार आव्यूह होगा। अब देखिए, आयताकार आव्यूह भी 2 प्रकार के होते हैं। आयताकार आव्यूह 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है क्षैतिज आव्यूह, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इसे बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? क्षैतिज आव्यूह का मतलब होता है जिसमें रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या ज्यादा हो। रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या क्या हो? ज्यादा। जैसे ये देखिए, इसमें कितनी रो है? 2 रो है, और इसमें कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। तो इसमें रो की संख्या कम है और कॉलम की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या कहलाता है? क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। एक और होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अभी कौन सी संख्या ज्यादा थी? कॉलम की संख्या ज्यादा थी ना। अब इसमें क्या होता है? इसमें रो की संख्या ज्यादा होती है। समझिए, देखिए यहाँ पर कितनी रो है? 1 2 3 4 रो है, 1 2 कॉलम है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आयताकार आव्यूह है ना, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये आयताकार आव्यूह के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है क्षैतिज आव्यूह और एक होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसमें क्या होता है? कॉलम की संख्या ज्यादा होती है, रो की कम होती है। इसमें रो की संख्या ज्यादा होती है, कॉलम की कम होती है। अब पढ़ते हैं वर्गाकार आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आयताकार आव्यूह का उल्टा होता है। आयताकार आव्यूह में क्या होता था? उसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती थी, लेकिन इसमें क्या होगा? रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होगी। जैसे कि यहाँ देखिए, मतलब इसमें क्या होता है? m और n बराबर होते हैं। m का मतलब रो, n का मतलब क्या है? कॉलम। इसको उदाहरण से समझिए। देखिए, ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितनी रो है? 1 2 रो है, 1 2 कॉलम है। तो इसमें रो और कॉलम मतलब m और n आपस में क्या है? बराबर है ना। ये m है, ये n है। इसको समझिए, ये बी मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितनी रो है? 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है। तो ये हमारा 3 × 3 कोटि का वर्गाकार आव्यूह होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये 2 × 2 कोटि का होगा। ऐसे 4 × 4 का भी हो सकता है, 5 × 5 का भी हो सकता है, 6 × 6 का भी हो सकता है। सीधी सी बात है, रो और कॉलम बराबर होने चाहिए, बात खत्म। इतना अपन को याद रखना है। अब हम जितने भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे ना, अब इसके बाद वर्गाकार आव्यूह के बाद, वो सब वर्गाकार आव्यूह के ही भैया हैं, मतलब उसी के भैया, पूरे उसके गुण रहते हैं, बस थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अब एक और बेहतरीन मैट्रिक्स है, इसको समझेंगे। मैट्रिक्स है ये, अपन को ध्यान रखना है, ये वर्गाकार आव्यूह का ही टाइप्स होता है। ये होता है विकर्ण अवयव व मुख्य विकर्ण। ये विकर्ण अवयव और मुख्य विकर्ण क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन देखें। ये है वर्ग आव्यूह के वह अवयव ए आई जे जिनके लिए आई बराबर जे हो, विकर्ण अवयव या मुख्य विकर्ण अवयव कहलाते हैं, तथा जिस रेखा पर विकर्ण अवयव होते हैं उसे मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसको ध्यान से समझें। देखिए, कोई ये मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पर अवयव नहीं लिखे हैं, अवयव के नाम लिख दिए, A11 A12 A13। इससे पहले मैंने आपको बताया था कैसे नाम देते हैं। ये पहली रो पहले कॉलम का अवयव है, ये पहली रो दूसरे कॉलम का अवयव है, ये पहली रो तीसरे कॉलम का अवयव है, इसलिए इसका नाम A13 है। इसमें क्या होता है? वे वाले अवयव ए आई जे का मतलब अवयव से है, ए आई जे जिनके लिए आई और जे क्या हो? बराबर हो। तो आप बताइए, ये क्या कहलाता है? ये वाली चीज है आई और ये वाली चीज क्या है? जे। ये वाली चीज क्या होती है? आई, ये वाली चीज क्या होती है? जे। ये होती है आई, ये क्या होती है? जे। ये होती है आई, ये क्या होती है? जे। तो आप देखिए कहाँ कहाँ आई और जे के मान आपस में बराबर आ रहे हैं। तो आई और जे के मान यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर बराबर है। तो यही डेफिनेशन में लिखा है, जहां आई बराबर जे हो मुख्य विकर्ण अवयव कहलाते हैं। जहां पर आई और जे बराबर हो वो वाले अवयव हमारे क्या कहलाते हैं? मुख्य विकर्ण अवयव कहलाते हैं। यहाँ पर है क्या आई और जे बराबर? नहीं है। यहाँ पर आई का मान 1 है और जे का मान 2 है। यहाँ पर देखिए आई जे बराबर है, यहाँ पर भी आई जे बराबर है, यहाँ पर भी आई जे बराबर है। तो ये हमारे मुख्य विकर्ण अवयव कहलाते हैं। और जिस रेखा पर मुख्य विकर्ण अवयव उपस्थित होते हैं उसे मुख्य विकर्ण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर
कंफ्यूज होता है बच्चों को कि विकर्ण तो ये भी है, विकर्ण तो ये भी है, इसलिए यहाँ पर नाम दिया गया है इसको मुख्य विकर्ण। ये नहीं है, देखिए यहाँ पर आई और जे बराबर नहीं है, यहाँ पर आई और जे बराबर है। तो यहाँ पर देखें ये बी मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी ये 2 गुणित 2 कोटि वाला है, तो यहाँ पर भी देखिए आई और जे बराबर है, यहाँ पर भी आई और जे बराबर है, तो ये इसका मुख्य विकर्ण कहलाएगा और ये मुख्य विकर्ण अवयव कहलाएंगे। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये ए मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पर एक वर्गाकार अवयव लिखा है, इसके अंदर कुछ अवयव है। मैं आपसे पूछूं इसके मुख्य विकर्ण अवयव बताओ। अच्छा मैं पहले पूछूं आपसे कि इसका मुख्य विकर्ण बताओ कहाँ होगा, तो मुख्य विकर्ण क्या होगा, ये आपका मुख्य विकर्ण होगा यहाँ पर, ठीक है। चल ही नहीं रहा, चल गया, तो ये आपका मुख्य विकर्ण होगा। और मुख्य विकर्ण अवयव कौन कौन से होंगे, 1, 5 और 2, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा विकर्ण अवयव, इसी का भैया है चचेरा भाई विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो विकर्ण अवयव कहलाता है। समझे, दूसरे शब्दों में ए बराबर आई जे एम गुणित एन, ये मैट्रिक्स को शॉर्ट में लिख दिया है, ए आई जे एम गुणित एन, एम मतलब रो, एन मतलब कॉलम, कुछ भी हो सकते हैं, रो कुछ भी हो सकते हैं कॉलम, और आई जे, ए आई जे का मतलब क्या है, इसके अवयव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए आई जे, ठीक है, ये अवयव को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां ए आई जे बराबर 0 हो और आई नॉट इक्वल टू जे। पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारा विकर्ण अवयव क्या होता है। देखिए ये इसको समझें, ये बी मैट्रिक्स है, इसमें क्या होता है विकर्ण अवयव में, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सब अवयव 0 होते हैं। मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सब अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सब अवयव, इसमें तो है ही नहीं, तो ये भी एक विकर्ण अवयव, बाकी सब अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। ऐसे 4 का भी हो सकता है, ये मुख्य विकर्ण को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब अवयव क्या होते हैं, इसमें 0 होते हैं, देख सकते हैं। तो यहीं पे इन्हें ये सांकेतिक रूप में लिखा है कि ए आई जे बराबर 0 होता है जहां आई और जे बराबर नहीं होते, मतलब वो वाले अवयव 0 होते हैं, ये अवयव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए आई जे कहां पर, कौन सी वाली चीज 0 होती है, जहां आई और जे बराबर नहीं होते। यहां पर तो आई और जे बराबर होते हैं, तो इनको छोड़कर बाकी सब जहां आई और जे बराबर नहीं होते वहां पर वो अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये को यहाँ पर आई और जे बराबर नहीं होते, इसका नाम क्या है, A12 है ना, आई और जे बराबर नहीं है, इसका नाम क्या है, A13 है ना, इसका नाम क्या है, A11 है ना। तो ये आई और जे बराबर नहीं है, वहां पर वो अवयव क्या होता है, 0 होता है। और बाकी जो हमारा मुख्य विकर्ण होता है वहां पे आई और जे बराबर होते हैं, तो उनको छोड़कर बाकी सब अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये हमारा विकर्ण अवयव कहलाता है। अब विकर्ण अवयव का ही प्रो वर्जन, अपडेटेड वर्जन, हमारा अदिश अवयव मतलब स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। बिल्कुल उसी जैसे गुण होते हैं इसके अंदर भी, बिल्कुल सेम उसी जैसे गुण होते हैं जैसा हमारा विकर्ण अवयव कहलाता था, बिल्कुल वही गुण इसके अंदर होते हैं। बस क्या होता है अदिश अवयव में, एक ऐसा विकर्ण अवयव है जिसके मुख्य विकर्ण पर स्थित सभी अवयव समान हो, मतलब ये हमारा बिल्कुल विकर्ण अवयव जैसा ही होता है। देखिए जरा ध्यान से देखना आप, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सब अवयव क्या होते हैं, इसमें भी 0। मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सब अवयव इसमें भी क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये कितनी कोटि का है, 2 गुणित 2, ये कितनी कोटि का है, 3 गुणित 3। लेकिन इसमें एक विशेषता होती है कि मुख्य विकर्ण में जो अवयव होते हैं वो आपस में बराबर भी होते हैं, जैसे 2 2, 5 5 5, 6 6 6 बराबर होते हैं। इसमें नहीं होते थे, इसमें बस बाकी सब 0 होने चाहिए इनको छोड़ के, तो ये बराबर नहीं थे। लेकिन जब हमने इनको बराबर कर दिया ना, 2 2, 5 5, 1 1 कुछ भी हो सकते हैं, तो ये विकर्ण अवयव का एक्सटेंशन प्रो वर्जन बन गया। तो इसे क्या बोलने लगे, अदिश अवयव बोलने लगे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी का प्रो वर्जन एक बार और अपडेट कर दिया। मोबाइल बार बार अपडेट होता है ना, नए फीचर आ जाते हैं, अपडेट हुआ। तो पहले क्या हुआ, विकर्ण अवयव को अपडेट किया तो अदिश अवयव आया, अब अदिश अवयव को भी अपडेट करेंगे हम। अब क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, एकक या तत्समक अवयव, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बिल्कुल अदिश अवयव जैसा होता है, लेकिन इसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, 1 होते हैं, 1 के अलावा और कुछ नहीं होते। बाकी सब अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं।
जब किसी वर्ग आव्यूह का प्रत्येक मुख्य विकर्ण अवयव एक हो, यहाँ तो 2 2 5 5 6 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ही होना चाहिए। एक हो तो और बाकी सब अवयव क्या हो, 0 हो, 0 हो, तो उसे हम एकक या तत्समक आव्यूह कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे शॉर्ट में हम आई बोल सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन आई। देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या लिखा है 1, और बाकी सब दिए नहीं है तो हम उनको क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, है ही नहीं, तो एक गुणित एक कोटि का तत्समक आव्यूह कहलाएगा। इसको देखिए, ये मुख्य विकर्ण क्या अवयव क्या दिए 1 और बाकी सब क्या दिए 0, ये 2 गुणित 2 कोटि का एक, 2 गुणित 2 कोटि का एक क्या कहलाएगा, हमारा तत्समक आव्यूह कहलाएगा। इसको I2 बोल दिया। I2 क्यों बोल दिया, क्योंकि ये 2 गुणित 2 कोटि का है। ये I3 क्यों बोला, क्योंकि ये 3 गुणित 3 कोटि का एक तत्समक आव्यूह है, क्योंकि देखिए ये सारे अवयव 1 है और बाकी सब 0 हैं। अब बढ़ते हैं त्रिभुजीय आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उसे त्रिभुजीय आव्यूह कहलाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। समझ में आया, नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, एग्जाम्पल से समझते हैं। त्रिभुजीय आव्यूह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपरित त्रिभुजीय आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उदाहरण से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, मुख्य विकर्ण, हमारा ये मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के इस साइड वाले सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। समझना, इसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह बोलते हैं। किसे बोलते हैं, जिसमें मुख्य विकर्ण के इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाले सभी अवयव क्या होते हैं, 0। ऊपर कुछ भी दिया होगा लेकिन ये क्या होते हैं, 0। क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार का त्रिभुज बन जाता है। ध्यान से देखो, इस टाइप का एक ट्रायंगुलर फेस बन जाता है, ट्रायंगुलर आकार बन जाता है इस टाइप का। इसलिए इसे अपरी यानी अपर यानी नीचे साइड त्रिभुजीय आव्यूह बोलते हैं। एक होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इसमें क्या होता है, मुख्य विकर्ण, ये हमारा मुख्य विकर्ण है, कि राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर की साइड वाले सभी अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। बाकी यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव क्या होते हैं, 0। ये मुख्य विकर्ण है, सारे अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये हमारा अपरित त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जाते जाते एक चीज और सीख जाइए कि 2 आव्यूह आपस में बराबर कब होते हैं। जैसे कि ये 2 आव्यूह हैं, यहां लिखा है 2 3 4 5, यहां पर लिखा है 2 3 x और y। अब मुझे ये बताना है कि ये दोनों आव्यूह कब बराबर होंगे। तो दोनों आव्यूह केवल तभी बराबर हो सकते हैं जब इन दोनों के संगत अवयव आपस में क्या हो, बराबर। मतलब ये दोनों आव्यूह तभी बराबर हो सकते हैं जब यहाँ पर x की जगह क्या हो 4 और यहाँ y की जगह क्या हो 5। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। एक ही कंडीशन में 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर हो सकते हैं, संगत अवयव आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, x है तो यहाँ पर x की जगह 4 ही होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मैट्रिक्स होता है इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। मान लो इसका आंसर 12 आ रहा है, इसका आंसर 12 आ रहा है। अगर इसका आंसर 12 आ रहा होता, इसका आंसर 12 आ रहा होता, तो हम ऐसा भी मान सकते थे कि ये 3 गुणे 4 करने पर आ रहा है, ये 6 गुणे 2 करने पर आ रहा है, ऐसा मान सकते थे। लेकिन मैट्रिक्स का ऐसा कोई आंसर होता नहीं है, इसलिए बस एक ही कंडीशन बराबर हो सकते हैं, जब उनके संगत अवयव भी आपस में क्या हो, बराबर हो। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम 3.1 को डिस्कस करेंगे। 3.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी ये चीजें भी, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।